हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि कोरोना और ब्लैक फंगस के कारण देश में उत्पन्न आपात स्थिति में आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ व सकुशल होंगे। पिछले सेशन में हमने क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज़ के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और उसके प्रमुख नगरों के विषय में जाना था। आज सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के साथ साथ हड़प्पाई लिपि के विषय में भी जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन की। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक संरचना का ज्ञान नहीं हो पाया है। इस विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। हंटर महोदय का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, जबकि अर्नेस्ट मैके महोदय का कहना है कि यहाँ प्रतिनिध्यात्मक सरकार थी। एक और इतिहासकार वॉल्टर रूबेन ने हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन को गुलामों पर आधारित प्रशासन कहा है। वहीं स्टुअर्ट पिगट का कहना है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दो पृथक राजधानियां थीं और यहां पर पुरोहितों का शासन था। इस संबंध में एक और विचार सर्वाधिक लोकप्रिय है कि हड़प्पाई लोग व्यापार वाणिज्य में अधिक संलग्न थे, इसलिए यहाँ पर संभवतः शिल्पियों और व्यापारियों का शासन था। आइए अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन की। हड़प्पा सभ्यता के नगरों एवं भवनों के आकार प्रकार में अंतर की वजह से हड़प्पाई समाज एक बहुस्तरीय वर्ण विभाजन का संकेत देता है। हड़प्पाई समाज 4 वर्णों पर आधारित था, जिनमें योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक शामिल थे। यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रजातियों भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड और अल्पाइन प्रजाति के लोग रहते थे, जिनमें भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सर्वाधिक थे। मातृ देवी की पूजा एवं स्त्री मृण मूर्तियों की संख्या देखते हुए अनुमान किया जाता है कि हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता की मौजूदगी को दर्शाती है। श्रमिक आवासों के आधार पर व्हीलर महोदय ने यहाँ दास प्रथा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इस सभ्यता के लोग ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अनाजों के अवशेष तथा घरों के अंदर पाई गई जानवरों की हड्डियों के आधार पर भोजन के मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों तरह के होने के संकेत मिलते हैं। यहाँ के लोगों के वस्त्र सादे तथा कढ़ाईदार दोनों होते थे। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध योगी की मूर्ति में तिपतिया साल कढ़ाई का उत्तम उदाहरण है। यहाँ के लोग युद्धप्रिय नहीं थे, वे शांतिप्रिय अधिक थे। वे गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान आदि की जानकारी रखते थे। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। हड़प्पा से एक बोतल में काजल के साक्ष्य, चन्हुदड़ों से लिपस्टिक, धौलावीरा से मिट्टी का कंघा मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से 4 कोने वाले तारे के अंकन वाला एक बालों का पिन एवं चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ मिली हैं। साथ ही तांबे एवं कांसे के उस्तरे के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि पुरुष दाढ़ी भी बनाते थे। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी चलन था। आइए अब एक नज़र यहाँ के लोगों के मनोरंजन के साधनों पर भी डालते हैं। मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना यहाँ के लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। मोहनजोदड़ो में ईंटों से बने 2 अधूरे गेम बोर्ड प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से एक ऐसे पुरुष का चित्र मिला है जो ढोल लिए हुए है। मिट्टी की गाड़ी से भी शायद खेला जाता था। यहाँ से उत्तम प्रकार के खिलौने भी मिले हैं, जैसे तार पर चढ़ने उतरने वाला बंदर, सिर हिलाने वाला बैल आदि। लोथल से कुत्ता, मेढ़ा, बैल की आकृति वाली गोटियां मिली हैं। आइए अब बात करते हैं हड़प्पाई लोगों के आर्थिक जीवन के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कृषि व्यवस्था की। हड़प्पा सभ्यता के सभी बड़े नगरों में पाए गए अन्नागार, अनेक प्रतिच्छेदी वृत्त वाला जार, हड़प्पा से प्राप्त अनाज रखने के कोठारों से इस सभ्यता के उन्नत कृषि कार्य की जानकारी मिलती है। सिंधु व सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान में जुताई द्वारा खेती की जाती थी, जिसमें हल तथा नुकेले कुदाल का प्रयोग होता था। कृषि कार्य में कांसे तथा पत्थर के उपकरणों का प्रयोग होता था। यद्यपि कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत मिले हैं, परंतु हड़प्पा युग के फाल नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो तथा बनावली में मिट्टी से निर्मित हल के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता के हल लकड़ी से निर्मित होते थे। हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः नवंबर में फसल बोई जाती थी और अप्रैल में काटी जाती थी। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। वे 2 किस्म के गेहूं और जौ उपजाते थे। सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता में ही प्रारंभ हुई, इसलिए इसे यूनानी लोग सिंडन भी कहते थे। इसके अलावा वे पीपल, खजूर, नींबू, केला, अनार
आदि पेड़ पौधों को भी उगाते थे। आइए अब बात करते हैं पशुपालन के विषय में। हड़प्पा सभ्यता में कृषि की उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कृषि, परिवहन, व्यापार एवं भोजन के लिए पशुओं को पाला जाता था। बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधा, खच्चर आदि यहाँ के प्रमुख पालतू पशु थे। गुजरात के लोग हाथी पालते थे, साथ ही एक श्रृंगी पशु का भी खास महत्व था। व्याघ्र का अंकन सिर्फ सिंध प्रदेश के स्थलों में हुआ है, परंतु सिंध से बाहर मात्र कालीबंगा की मोहर पर बाघ का चित्रण मिलता है। सिंधु सभ्यता की मोहर पर सिंह का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि मेसोपोटामिया की मुद्रा पर मिलता है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर ऊंट तथा घोड़े का भी चित्रण नहीं है, जबकि कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां तथा लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है। राणा घुंडई नामक स्थल से घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ के शिल्प एवं उद्योग की। मिट्टी एवं धातु के बर्तनों के निर्माण के साथ मनके और मुहरों का निर्माण प्रमुख शिल्प था। बर्तन चाक एवं हाथ दोनों से बने होते थे, जिस पर लाल रंग होता था। इस पर काली पट्टी से पुष्पाकार ज्यामिति एवं प्राकृतिक डिजाइन बनाए जाते थे। इसके अलावा मिट्टी से ईंट का निर्माण भी प्रमुख शिल्प था। शंख, सीप एवं हाथी दांत से भी विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। चन्हूदड़ों एवं लोथल से मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ के लोग गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर एवं सेलखड़ी तथा सोने एवं चांदी जैसे बहुमूल्य एवं अर्धकीमती पत्थरों से सुंदर मनके का निर्माण करते थे। साथ ही सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली का तथा निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली का प्रयोग करते थे। माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। मोहनजोदड़ो से सीप का बना मानक बाट मिला है। इसके अलावा मोहरें, मृण मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं, जिनके बारे में हमारे वीडियो भारतीय मूर्ति कला में विस्तार से बताया गया है। आइए अब बात करते हैं हड़प्पाई वाणिज्य व्यापार की। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों उन्नत अवस्था में था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो व्यापारिक मार्गों पर बसे थे तथा व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत विभिन्न हड़प्पाई स्थलों एवं भारतीय उपमहाद्वीप के भीतरी भागों में परस्पर व्यापार होता था। चूंकि सभी वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय रूप से नहीं होता था, अतः ये सुदूर क्षेत्रों के विभिन्न केंद्रों से नगरीय क्षेत्रों तक लाई जाती थीं। विभिन्न शहरों में पाए गए अन्नागारों से स्पष्ट होता है कि शहरी केंद्र खाद्यान्न आपूर्ति के लिए गांवों पर ही निर्भर थे। आंतरिक व्यापार के अतिरिक्त बाह्य व्यापार के भी निश्चित प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, बहरीन, ओमान, सीरिया आदि देशों से हड़प्पाई लोग व्यापार करते थे। बाह्य व्यापार के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुएं अल्वास्ट, जो कि एक अर्धकीमती पत्थर था, डामर, तांबा, चांदी, टिन, सीसा, फिरोजा तथा लाजवत मणि आदि थीं। साथ ही हड़प्पाई लोगों द्वारा सीप एवं हाथी दांत की वस्तुएं, तैयार माल, कपास, अनाज आदि का निर्यात किया जाता था। व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। बाह्य व्यापार की प्रकृति मुख्यतः समृद्ध लोगों की आवश्यकता से प्रेरित थी, इसलिए इस व्यापार में दैनिक उपयोग की वस्तुएं नहीं होती थीं। लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, सुरकोटदा, बालाकोट, सुतकांगे डोर, बलूचिस्तान आदि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। अंतर्देशीय व्यापार का साधन बैलगाड़ी था। आइए आप एक नज़र हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर भी डालते हैं। सर्वप्रथम 1853 में सिंधु लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि एक भाव चित्राक्षर लिपि है, जिसमें 64 मूल्य चिन्ह हैं एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। चित्राक्षर लिपि को वाउस्ट्रोफेंडम लिपि भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी लिपि दाएं से बाएं तथा पुनः बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो इस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के साथ साथ उसकी लिपि के विषय में जाना। नेक्स्ट सेशन में हम इसके धार्मिक पक्ष एवं पतन पर चर्चा करते हुए वैदिक काल में कदम रखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें तथा हिस्ट्री के और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।